नहीं तो कहा अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग क्या लिखे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण, अभी हम लोग मैटर पढ़ रहे थे ना, तो पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं जी, पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ। इतना पढ़ चुके थे। फिर उसका पदार्थ का क्या देखे, भौतिक अवस्था देखे थे, ठोस द्रव गैस, और इसी में दूसरी चीजें और देखे थे, प्लाज्मा और ठीक। फिर उसमें देखे थे कि कैसे हम भौतिक अवस्थाओं को, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए दो चीजें थी हमारे पास, एक तो टेम्परेचर में परिवर्तन करके, यानी तापमान को बदलेंगे तो भौतिक अवस्थाएं बदल जाएंगी। ध्यान सुनो, यस सर। पानी पी लो भाई जल्दी से। और अब जी कुछ नहीं पीना हो गया ना। अब यहाँ देखिए, तो हम देखे थे कि हमारे पास ताप था, ताप को घटा बढ़ा के हम भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, और गैस को द्रव में, द्रव को गैस। ठीक, इसमें उनका नाम भी पढ़े थे कि कब कब क्या हम उस प्रोसेस को कहते हैं। फिर एक और था हमारे पास, क्या था, दाब। क्या था, इधर देखो भाई, इधर नहीं, ठीक ना। तो दाब था, तो दाब के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनको हम वो अलग अलग कंडीशन में, क्यों, क्योंकि उनके बीच की दूरी है, क्या जी, दूरी। अगर उसको हम उन दूरी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से द्रव, द्रव से ठोस हो जाएगी, मतलब ठोस में बदल जाएगी, ठीक ना। तो ये हो गया, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और एक कंडीशन और थी, जो ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट कहाँ बदल जाएंगे, यानी अगर उनको गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस से गैस, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ जी, ऊर्ध्वपातन पदार्थ। ओके, अब आइए ये क्या है कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ यानी धरती पे या दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनको मुख्यतः दो आधारों पे बांटा गया है। कितने आधारों पे, दो आधारों पे बांटा गया है। तो पहला क्या है, इधर देखो यार, मोबाइलिया देखो, भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यानी दो अवस्थाएं होंगी, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पे। कुछ इधर और भी चीजें हैं, उनके आधार पे भी देख लेंगे कि पदार्थ इन कैटेगरी में भी बटे हुए हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये क्या अम्ल और क्षार लवण में पाए जाते हैं। तो अब आते हैं पहले इधर भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पे जो पदार्थ होते हैं मुख्यतः ठोस, द्रव, गैस, ये हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन दो कंडीशन और भी देखने को मिलती है, एक होती है प्लाज्मा, तो ये वाला है, इसमें दो वैज्ञानिकों का योगदान रहा, एक तो भारतीय वैज्ञानिक बोस साहब थे और दूसरा आइंस्टाइन। उनके योगदान की वजह से ये जो नया अवस्था दिखा उसको हम क्या बोले थे, बोस आइंस्टाइन कंडक्ट, ठीक है, नाम पता रहेगा ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, उसकी हल्का हल्का जानकारी हमको लेनी है। तो ये हम लोग इसके बारे में सभी के बारे में बता दिए, ठीक, इनके बीच क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब उसके बाद ये क्या, घुलनशीलता के आधार पे, क्या जी, घुलनशीलता के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पर, यानी जब हम घोलेंगे किसी चीज को, क्या जी, घोलेंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो किसी लिक्विड में क्या होंगे, घुल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी लिक्विड या द्रव में नहीं घुलते हैं। तो उस आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जो घुल जाएगा उसे घुलनशील पदार्थ, जो नहीं घुलेगा उसे घुलनशील पदार्थ, ठीक है, अरे समझ गया। यानी घुलनशीलता के आधार पे पदार्थ दो तरह का दिखेगा, कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो कि घुल जाएगा और कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो कि नहीं घुलेगा। तो इनको कहेंगे घुलनशील, इसको कहेंगे अघुलनशील। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तब, अगर हमने कहा पानी है, तो पानी में अगर नमक, चीनी ये सब क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो उसको कहेंगे हम घुलनशील पदार्थ। अघुलन, जिसे हम पानी में पत्थर को गलाएं, डाल दें तो क्या घुलेगा, नहीं, है ना जी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, पत्थर, ईंटा, जो सॉलिड ऐसे मटेरियल जो कि नहीं घुल सकते, तो उनको कहेंगे अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे, जल के सापेक्ष भार के आधार पे, जल के सापेक्ष भार के आधार पे, भार से कह हल्का व भारी। तो यानी इसका मतलब कि अगर हम जल लें, क्या लें, जल, तो जल लेने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर जल में डालेंगे तो वो डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, डूब जाती हैं, तथा कुछ वस्तुएं उसमें तैरती हैं, क्या करती हैं, तैरती हैं ना।
यस सर। तो जो डूब जाएगी तो हम कहेंगे वो क्या थी, भारी। क्या थी, भारी। और जो नहीं डूबेगी उसे कहेंगे हल्का। हल्का, ठीक ना। यस। तो जल के सापेक्ष भार के आधार पे पदार्थ जो कर सकते हैं वस्तु दो टाइप होगी, यस सर। हल्का और भारी। जो डूब जाएगी उसे कहेंगे कि ये भारी था, भारी। जो तैरेगी उसे हल्का। हल्की वस्तु कहेंगे, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद क्या, पारदर्शिता के आधार पे, किसके आधार पे, पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पे। पारदर्शिता के आधार पे की पारदर्शिता का मतलब होता है ना कि आप पढ़े होंगे प्रकाश के चैप्टर में, जब प्रकाश एक मतलब किसी बीच में कोई वस्तु है उसमें से पूरा पूरा अगर क्या हो जाए, आर पार हो जाता है, तो उसे कहते हैं पारदर्शिता। कहते हैं जी। तो कह रहे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश पूरा का पूरा आर पार हो जाता है, ठीक। यस। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं जी, पारदर्शी। क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। सो पारदर्शी, तो अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो कांच क्या होता है, कांच। पानी, ठीक ना। Yes. तो यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें से क्या होता है, प्रकाश जो होता है, जो लाइट होती है पूरा पूरा क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाती है ना। Yes. तो उसे कहेंगे पारदर्शी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, तो उसे कहेंगे अपारदर्शी, ठीक ना। जैसे लकड़ी, घर, दीवार, ये सब प्रकाश जाएगा नहीं, इन्हें कहेंगे अपारदर्शी। परभाषी क्या है, परभाषी का मतलब होता है कि आंशिक रूप से, क्या है जी, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से क्या हो रहा है, आर पार हो जा रहा है। यदि लाइट यदि प्रकाश ऐसा पदार्थ जिसमें से कुछ क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाए जी, ट्रांसफर। कुछ प्रकाश आर पार हो जाए। अगर कुछ प्रकाश आर पार हो जाएगा तो आपको जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देगी। क्या दिखाई Yes, sir. देगी, हल्की हल्की दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी। पारभासी। एक ऐसे, ये कौन कौन सा मटेरियल होगा, आप जैसे कि जो प्लास्टिक होती है, क्या होती है, प्लास्टिक। जो रंगीन प्लास्टिक होता है, उसमें से देखोगे तो आर पार दिखाई देता है ना, लेकिन धुंधला दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारी आपकी वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, आर पार होता है। ये हो गया। फिर क्या है, कठोरता के आधार पे, किसके आधार पे, कठोरता के आधार पे। कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनको हम कठोरता के आधार पे क्या कर सकते हैं, कुछ मुलायम कुछ कठोर। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि मुलायम होती हैं, क्या होती हैं, जिनको अगर हम दबा रहे हैं, अगर वो दब जा रही तो हम कहेंगे क्या है, मुलायम है। और जिनको हम दबा रहे हैं वो नहीं दबेगी तो हम कहेंगे वो क्या है, ये कठोर है। क्या है जी, क्या है, कठोर। तो अगर मैं कहूँ कि गुलाब जामुन, ठीक है ना, Yes. छेना, बर्फी, ये सब क्या है, मुलायम। मुलायम है ना जी। Yes. तो ऐसे मतलब कि ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे मुलायम है। अब कहें पत्थर, ईटा, ना जी, लकड़ी, दरवाजा, ये सब क्या है, कठोर। ठीक, बहुत सारा ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। गद्दा। तो मुलायम और कठोर, गद्दा, ठीक है जी। तो उसको हम मुलायम की कैटेगरी में रखेंगे। अब समझ में आ गया। फिर उसके बाद करें चुंबकत्व के आधार पे, क्या जी, चुंबकत्व मतलब कि आप चुंबक देखे होंगे तो चुंबक कुछ वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, आकर्षित। तो ये उसको कहते हैं चुंबकीय गुण। क्या कहते हैं जी, चुंबकीय गुण। तो पदार्थ चुंबक जिन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है उनको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, तथा जिन पदार्थों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। समझ में आ रहा है ना। तो चुंबकीय और अचुंबकीय, तो लोहा, टीन, निकिल, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबकीय। क्या होते हैं जी, चुंबकीय चुंबक उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसमें वो सब क्या है, चुंबकीय। अचुंबकीय का मतलब लकड़ी, बहुत सारे प्लास्टिक के सामान, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम चुंबकीय के रूप में पढ़ते हैं। फिर क्या, आवेश के आधार पे, ये कोई ऐसा है नहीं, बस मैं इसको ऐसे लिख दूं, आवेश के आधार पे कुछ पदार्थ धन आवेशित हो जाते हैं तथा कुछ, ठीक है, धन आवेशित और इतना हो गया। ये मतलब ये तो हमारा मेन था, ठीक ना। तो ये सब वस्तुएं होती है, क्या होती है जी, वस्तुएं। कुछ वस्तु या कुछ पदार्थ घुलनशील और घुलनशील, कुछ वस्तुएं हल्का तथा भारी, कुछ पारदर्शी अपारदर्शी तथा पारभासी, कुछ मुलायम तथा कठोर, कुछ चुंबकीय तथा कुछ धन आवेशित, कुछ समझ में आ गया। इतना हो गया, ये हल्की जानकारी। फिर उसके बाद क्या है कि ये भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक संरचना के, तो रासायनिक संरचना के आधार पे जो वस्तु, जो हमारा पदार्थ है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है जी, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध को कहते हैं प्योर मटेरियल और उसको कहते हैं इम्प्योर, चाहे मिक्सर। क्या जी, मिक्सर। मिक्स है इसीलिए तो अशुद्ध है। यस सर। शुद्ध का मतलब प्योर, और क्या है मिक्सर, मिक्सर तो अशुद्ध है। कई सारी चीजें मिली है ना। साइंस में एक और चीज कहता है कि साइंस कहता है, जो केमिस्ट्री हमारी कहती है, जो अशुद्ध पदार्थ है, ठीक ना, उसकी डिफिनेशन अलग तरीके से मतलब वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया है।
हम लोग अपने घरों में जो अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुएं यूज करते हैं उनको भी हम लोग कहते हैं शुद्ध है। क्या जी? शुद्ध। लेकिन वो रियल में शुद्ध नहीं है। जैसे आप कहेंगे, आप कहोगे शुद्ध घी। क्या जी? शुद्ध घी। आप कहते हैं ना शुद्ध घी है, क्या वो रियल में शुद्ध है? नो सर। नहीं, उसमें बहुत सारी चीजों का वो क्या है, मिक्सर है। क्या है? एक तरह से वो क्या है, अशुद्ध पदार्थ। क्या वो मिश्रण है? क्या जी? आप कहते हो दूध, कहते शुद्ध दूध दिया, नहीं। पानी मिला के मत दिया। यदि पानी मिल जाता तो गांव जिसे हम लोग घरों में अपने क्या कहते हैं, अशुद्ध मानते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं है तो शुद्ध। ठीक। लेकिन केमिस्ट्री का कहीं नहीं, दूध भी क्या है, अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। क्या तो शुद्ध और शुद्ध का अशुद्ध का मतलब दूध क्यों अशुद्ध है? क्योंकि दूध में क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। आप उसमें वाटर की भी मात्रा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजों का वो क्या है, मिक्सर। तो जो केमिस्ट्री यानी जो साइंस, वो अशुद्ध पदार्थ की भाषा जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो जिन चीजों को शुद्ध कहते हैं, रियलिटी में वो शुद्ध नहीं है। ठीक है। अब आते हैं शुद्ध पदार्थ के। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये चीज होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का गुण, यानी एक ही प्रकार के जो कण हैं वो विद्यमान होंगे, उसमें कोई दूसरा चीज अवेलेबल नहीं होगा। यानी उसके हर जगह एक ही जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसको हम कहेंगे शुद्ध। यानी एक ही जैसा हर जगह उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो संगठन है, वो क्या हो, एक ही प्रकार के कण उसमें विद्यमान रहेंगे। ठीक ना? तब हम उसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। और उसको कहेंगे अगर एक से ज्यादा हो गए तब अशुद्ध पदार्थ। ठीक ना? डिफिनेशन के आधार पे मिश्रण की डिफिनेशन करते हैं। मिश्रण वो पदार्थ होते हैं जिनमें एक या दो से अधिक, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या अदर चीजें, एक अनिश्चित अनुपात में मिला हो। किसमें? अनिश्चित। यानी कि उनकी निश्चितता नहीं है। यानी कि हो सकता है जैसे हम लोग चीनी मिला रहे हैं, ठीक ना, पानी में चीनी, तो एक अशुद्ध पदार्थ है। तो चीनी की मतलब ठीक से कि नहीं इतना मिलाएंगे, हमारी मर्जी है। हमको ज्यादा मीठा पीना तो हम ज्यादा चीनी मिलाएंगे, हमको ज्यादा मीठा लगेगा, रहेगा नहीं। हमको कम मीठा पीना तो हम कम मिलाएंगे। तो उनकी निश्चित नहीं है कि वो कितने मात्रा में मिले हुए हैं, उनकी अनिश्चितता है। हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम। कुछ मटेरियल ज्यादा होगा, कुछ मटेरियल हो सकता है दो ही हो सकता है दो से अधिक हो। ठीक है। आप किससे कहोगे बालू, तो बालू में तो छोटे छोटे बालू कण होते हैं, लेकिन उसमें बड़े और छोटे पत्थर के भी तो कण होते हैं, उसके भी कण होते हैं, खरपतवार भी तो होते हैं। एक तरह से वो क्या है, मिक्सर है। क्या है? यानी वो अशुद्ध पदार्थ को हम लोग अशुद्ध पदार्थ नहीं, मिश्रण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया? इसमें एक ही प्रकार के कण दिखाई देंगे। ठीक ना? यानी जो भी हो, जहां भी होगा, एक ही जैसा उसका संगठन होगा। ठीक। अब आते हैं इसमें प्योर पदार्थ दो टाइप के होते हैं। कितने? दो। एक को कहते हैं तत्व, एक को कहते हैं यौगिक। एक को कहेंगे तत्व, एक को यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और यौगिक को कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो जो शुद्ध पदार्थ है वो कितने रूपों में मिला? दो। तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। यौगिक। तत्व और यौगिक। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। समझ में आ गया? अब आते हैं तत्व और अब आते हैं तत्व के बारे में। तो तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। ठीक ना? अगर जैसे कि हमने कहा हाइड्रोजन, क्या है जी? हाइड्रोजन सिर्फ अकेला है। हमने कहा कार्बन, तो कार्बन क्या है? जितने भी हम लोग तत्व पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे पढ़ते हैं ना, यानी ये सब कितने हैं? ये सब क्या है? तत्व। क्या उसमें कोई दूसरा चीज है? नहीं ना है? होता है? नहीं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तत्व वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। अरे समझ आ गया? उनकी संरचना हर जगह एक ही जैसी होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो अब तक लगभग तत्व 118 119 खोजे गए हैं। ठीक ना? 118, किसी बुक में 119 लिख दिया। ठीक ना? तो लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब एक ही इसी शुद्ध पदार्थ का एक और रूप होता है, उसे कहते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? अगर हम दो या दो से अधिक तत्वों को दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में, यानी एक निश्चित अनुपात में लेकर, अगर मिला देंगे, क्या करेंगे? मिला देंगे। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में लेकर मिला दिया जाएगा, तो जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। तो उनमें जो मात्रा होगा, यानी उनका जो मात्रा, यानी कि उनको जो वेट के आधार पर करेंगे तो एक निश्चित मात्रा में मिले होंगे, तो उस पदार्थ को कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे हमने कहा जल, जल में H2O होता है, यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर
दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, ठीक ना, दो या दो से अधिक उसमें भी पदार्थ होगा, लेकिन उनकी मात्रा निश्चित नहीं है। लेकिन इनमें क्या होगी, ये जो होते हैं वो इसी तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अगर मैं पानी ले लूं, एक हमारे पास एक उसको पेपर रखो यार, दिमाग नहीं है क्या, वो उसको उस पे रख दो, गिलास रख दो बच्चों पे, ठीक है ना। तो ये जो यौगिक है वो भी तत्व की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, शुद्ध पदार्थ। किसके, अब क्यों, जिसे आप पानी लिए हो तो आप एक डिब्बा पानी, जिससे वो 20 लीटर का पानी है ना, उसका जिससे ऊपर का जितना पानी लेंगे तो जैसा वो उसका गुण होगा, जैसा वो दिखेगा वैसा उसके नीचे से लेंगे, क्या वो अशुद्ध है, हर जगह क्या है, एक जैसा कॉम्बिनेशन है ना, इसीलिए उसको किस में रखा गया है, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी। ठीक, अब समझ में आ गया इतना। उसके बाद आते हैं तत्व। क्या जी, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन जी, कुछ तत्वों को धातु कहते हैं, कुछ तत्वों को अधातु कहते हैं, कुछ तत्वों को अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे सुन पाया, तो धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्व 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। क्या पढ़ेंगे, धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल, उपधातु को मेटलाइट। क्या पढ़ेंगे, मेटलाइट। समझ में आया, समझ में आया। तो क्या, धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलाइट। अरे समझ में आ गया। धातु क्या होता है, जो कठोर होगा, यानी तत्वों में वे चीजें, उन तत्वों को धातु कहा जाता है जो जिनमें चमक होती है, जिनमें जो कठोर होते हैं, जो जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब पीछने पे चादर की तरफ फैल जाए, पीछने की तरफ, जैसे अगर हम पीट रहे हैं तो वो चादर का रूप ले ले, यानी फैल जाए, ठीक ना। जब टीन होता है ना, टीना को पीट पीट के चादर बनाया जाता है ना, इसको स्टील से बना है ना, टीन से ही शटर हमारा, इसको देखो चादर के रूप में है ना, तो जिनमें चमक हो, क्या हो, शाइनिंग हो, ठीक। और क्या, जो भारी हो, जो भारी, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिनको खींचने पे क्या हो जाए, तार के रूप में, जिनको तार के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी होती है धातुओं की। क्या होती है, तो धातु। समझ में आ गया। तो ऐसे तत्वों को हम लोग किस कैटेगरी में रखे, धातु। क्या कहेंगे जी, जिसमें चमक हो, जिसको पीटा जा सकता है, पीट के चादर के रूप में बदल सकता है, जिनको खींच के तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे क्या है, कापर क्या है, कापर ठोस है ना, भारी है ना, इसे देखो वायर के रूप में चेंज कर दिए। अरे समझ में आ रहा है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धातु। ठीक, धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, अभी पढ़ेंगे, बीच बस के लिए हल्का हल्का देख रहे हैं। फिर क्या, अधातु। क्या जी, अधातु। अधातु मतलब जस्ट इसके, अब यहाँ पे एक दो चीज और है, धातु में लगभग सभी धातु में ठोस होती है। क्या होती है जी, यानी कठोर होती है। क्या होती है, और भारी होती है लगभग। अब बस केवल एक धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है। किसमें, यानी एक ही धातु है जो किस रूप में पाई जाती है, वो कौन सी है, पारा। पारा थर्मामीटर में जो डॉक्टर लिया था उसमें देखे होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। किसमें, वो कौन सी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, पारा। कौन सी, नहीं तो और सब धातुएं किसमें होती हैं, ठोस रूप में। किसमें, पूछेगा वो कौन सी धातु है जिसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाती है, सोडियम। इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक ना। फिर आता है अधातु। क्या जी, अधातु में क्या, जस्ट इनके अपोजिट गुण रखेगी। क्या करेगी, ये सब ठोस थे तो ये सब किस रूप में होंगे, गैस में। किसमें होगा, गैस में। किसमें, ये इनको पीटा नहीं जा सकता है, ठीक। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को पकड़ के पीटोगे, चल भाई को पीने तो पीलिए, पकड़ाएगा, गैस पकड़ाएगा नहीं, यानी इनको क्या तार के रूप में बदल सकते हैं। क्या ये हमको चमक रही है, ऑक्सीजन मारी दो, वायुमंडल में हमारे एयर बहुत सारी गैसें हैं ना, हमको दिख रही हैं, नहीं है ना जी। तो यानी अधातुओं में जो धातु में जो गुण नहीं, जो गुण थे जस्ट इसके अपोजिट जिन जिन तत्वों में गुण थे उनको क्या बोला गया था, अधातु। क्या बोला गया था, अरे समझ में आया, अधातु समझ में आ गया। अधातु क्या होगी, गैस रूप में पाई जाती है, इनमें चमक नहीं होती है, ये हल्की होती है, इनको तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, है जी। इनको पीट के चौड़ा नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे, अधातु। क्या कहेंगे, अधातु में जैसे जो भी गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब पढ़े हैं ना, ऑक्सीजन, बहुत सारी ऐसे गैसें हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं अधातु, ठीक है। फिर आते हैं उपधातु। इसमें भी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है। किसमें, किस रूप में, द्रव रूप में। और उस अधातु का नाम है ब्रोमीन। क्या जी, ब्रोमीन। वहां पे धातु में देखे तो सब ठोस थी, सब, लेकिन पारा क्या था, द्रव रूप में।
यहाँ पे देख रहे हैं धातु में सब किस रूप में है? गैसीय रूप में। किसमें? लेकिन ब्रोमीन क्या है? द्रव रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है? तो कहेंगे ब्रोमीन। क्या जी? ब्रोमीन। समझ आ गया। फिर उपधातु क्या है? 31वें नंबर पे सही है। हाँ? 31वें नंबर। अरे दोनों नंबर पे भाई भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ो। उपधातु क्या है? उपधातु क्या करते हैं? मेटोलाइट। क्या करते हैं? मेटोलाइट क्या बोलते हैं? ये क्या उपधातु? उपधातु के नाम से पता चला है कि ऐसे भी कुछ तत्व हैं जो ये दोनों का गुण रखते हैं। क्या करते हैं? आधा धातु आधा अधातु। तो उनको बोला गया क्या? उपधातु। क्या बोला गया? क्या बोला गया? तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? सिरेमिक। क्या होता है? जर्मेनियम। ठीक ना? इन सारे तत्वों को हम लोग उपधातु के रूप में पढ़ते हैं। कितना हो गया? अभी बहुत है इसे। कितना हो गया ना? अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको इन 3 कैटेगरी में बांटा गया। किसमें जी? कुछ को अम्ल, कुछ को क्षार, कुछ को लवण। समझ आ गया? तो पदार्थ की कुछ और भी कंडीशन होगी, जिसको कुछ को हम लोग अम्ल कहेंगे, कुछ को क्षार कहेंगे, कुछ को लवण। समझ आया? एक को कहते हैं एसिड, बेस, साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट। अम्ल क्या होता है? अम्ल कहा जाता है कि धरती पे जितने भी तत्व हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ में आया? तो जो खट्टे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्या कहते हैं जी? क्या बोलेंगे? अम्ल। क्षार कहता है जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में। बस यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं। इसके आगे जो इनके बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक ना? तो जो खट्टा होगा उसको अम्ल आप पढ़े होंगे। बेस यानी क्षार जो कड़वा होगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। एक नया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लवण। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? यानी कि जब इन दोनों को अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण की एक क्रिया होती है। क्या बनती है? उदासीनीकरण की क्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण। इनका स्वाद क्या होता है? नमकीन होता है। ठीक ना? समझ में आया? ये हो गया। अब इसके हम आते हैं अशुद्ध पदार्थ। इसमें अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं मिश्रण। क्या अशुद्ध पदार्थ नहीं पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। क्या पढ़ेंगे जी? मिश्रण दो प्रकार के। इसमें मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण और समांगी को कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं जी? होमोजीनियस। और विस्मांगी को हेटेरोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। समांगी और विस्मांगी। इनके देखो नाम में पता चला, समांगी यानी समान अंग रखने वाला। समान अंग यानी ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह क्या हो? समानता दिखाई देती। क्या दे? यानी हर जगह समान रूप से वो। अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं, चीनी को अगर पानी में घोलेंगे, अगर पूरी तरह से चीनी घुल जाएगी तो चाहे ऊपर से निकाल के उसको पियोगे, चाहे नीचे से निकाल के पियोगे, तो हर जगह एक ही जैसा उसका स्वाद रहता है। समझ में आया? यानी कि समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें हर जगह संगठन एक जैसा, लेकिन ये यौगिक नहीं होगा। लेकिन यह यौगिक नहीं होगा। इनको जो शुद्ध पदार्थ पढ़े थे, इनको ना क्या कहते हैं? इनको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता। अगर इनको जैसे कंपाउंड है ना, इसमें भी तो 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, लेकिन इनको हम जाने जो भौतिक विधि गर्म करके, ठीक ना, कर सकते हैं बीन कर, पोसा कर या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। ठीक ना? या अपकेंद्रण विधि के द्वारा। जैसे आप दूध मारते हो ना, तो दूध में ऐसे करते हैं ना, तो जो हमारा जो क्या होता है घी होता है वो बाहर आ जाता है, ऊपर दूध क्या रहता है? नीचे रहता है। तो ये जो भौतिक विधियां होती हैं उनके द्वारा हम कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। जो मिश्रण है, मिश्रण के जो भी अवयव है, यानी जो जो उसमें चीजें मिली हुई हैं, उनको भौतिक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। ठीक है? जैसे कि आप घरों में चावल होता है ना, चावल में बहुत उसमें करना होता है, भूसी होती है, फिर उसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं पत्थर के, तो उनको आप ऐसे भौतिक में जो आप दिख रहा है, जो अब बीन के कणों को अलग कर सकते हैं, उसको पोसा कर क्या कहते हैं? ऐसे पछोड़ते हैं ना, पछोड़ कर उसको जो भूसी है उसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे चीनी और पानी का मिश्रण है, तो इसको हम लोग गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और लास्ट में चीनी बनती है। तो शादी विवाह में जैसे जब सिर्रा बच जाता है, सिरा होता है ना जी, गुलाब जामुन या जो भी मिठाइयाँ बनती है, तो उनके सिरे बच जाते हैं ना, तो लास्ट में जैसे माहौल जब ठंडा हो जाता है घर का, तो सब लोग चले जाते हैं, तो उस सिरा को क्या किया जाता है? गर्म कर दिया जाता है ना जी। तो जो जल होता है वो उड़कर चला जाता है, बस फिर उसमें चीनी के पार्टिकल रह जाते हैं ठोस ठोस रूप में। तो लोग क्या करते हैं? उसका चाय बना के चल जाता है। अरे सही खरीदे यार।
बताते हैं। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण पे। क्या जी? विषमांगी मिश्रण। इसमें देखो हर जगह क्या था, समान दिख रहा था ना, चीनी और जल का मिश्रण देख रहे थे, नमक और चीनी का घोल, है ना जी, हर जगह कैसा दिख रहा है, एक समान। लेकिन इसमें एक समान नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो ऐसा मिश्रण जिसमें जो मिश्रण के अवयव हैं, जो मिश्रण के जो तत्व कह सकते हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो हर जगह एक समान रूप से नहीं बटे होते हैं, हर जगह एक समान रूप से कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे आप चावल ले लो, चावल एक मुट्ठी कहीं से उठाओ एक मुट्ठी, तो कहीं हो सकता है इस वाले मुट्ठी में ज्यादा कंकड़ हो और इस वाले में कम, तो क्या हर जगह कॉम्बिनेशन सही है? तो अलग अलग, इसलिए विषम तो मतलब असमान, विषम का मतलब एक समान नहीं, असमान। क्या जी? तो उसे कहेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या कहेंगे? समझ में आया? तो ये हो गया समांगी और अगर हर जगह एक जैसा कॉम्बिनेशन है तो उसे कहेंगे समांगी। होमोजीनियस। क्या कहेंगे? होमोजीनियस। इसको कहेंगे हेटेरोजीनियस। कब? जब हर जगह कॉम्बिनेशन अलग अलग, जो तत्व है वो अलग अलग है, तब हम उसको कहेंगे विषमांगी। समझ में आ गया? अब उसके बाद ये दोनों हो गया। तो अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो समांगी मिश्रण जैसे चीनी घोल हो गया, चीनी और पानी घोल, नमक का घोल, दूध, ठीक है। दूध ऐसा थोड़ी कि हमारा दूध पीता तो हमें प्रोटीन ज्यादा रहेगी, हमको पीता तब जहाँ से उठाएंगे हर जगह उतना ही कॉम्बिनेशन रहेगा, अलग अलग रहेगा। इस तरह से क्या हो, समांगी। क्या है? समांगी। और विषमांगी का एग्जांपल देखेंगे तब धूल जी, बालू, ठीक है। जो चावल हम लोग घर पे पकाने से पहले उसको साफ करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। समझ में आ गया? ये हो गया विषमांगी मिश्रण, ठीक। अब आते हैं इन्हीं अशुद्ध पदार्थों को दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में और बांटा गया है। यौगिक भूल गए कथन जी। यौगिक दो टाइप होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कक्षा 11-12 में आपको पढ़ाया जाएगा, एक बार कार्बनिक पूरा पढ़ाया जाएगा, एक बार अकार्बनिक। कक्षा 10 में हल्दी नहीं है, बस लिहाई को पढ़ना है। समझाया? कार्बनिक और इसको थोड़ा थोड़ा सा बताया जाएगा यहाँ पे कक्षा 9-10 में, लेकिन ये दोनों मेन टॉपिक इसके हैं इंटर के, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कार्बनिक का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो। क्या हो जी? जो भी यौगिक होंगे, जो भी यौगिक है, उन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिनमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक। और अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, तो उनको कहेंगे अकार्बनिक, यानी बिना कार्बन का, बिना कार्बन। जैसे प्लास्टिक होता है ना, इन सबको हम लोग ऐसे बनाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक। अब आते हैं विलयन। कहाँ पे जी? विलयन। मिश्रण में 3 चौर आता है, विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। क्या है जी? विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन, ठीक है। विलयन कुछ नहीं होता है, एक तरह से समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विलयन का मतलब होता है कि ऐसा, जैसे कि हम एक ऐसा घोल तैयार करें, एक तरह से ये सब घोल है। क्या है? क्या है? अगर ऐसा घोल हम बनाए, ठीक है ना, जिसमें अगर उसमें हम लाइट को क्या करें, लाइट जलाएं, क्या करें, और लाइट क्या है, जैसे यहाँ पे करें कि पूरा पास हो जाए, उसके जो लाइट के जो रे है, क्या है, जो बीम है वो पूरा पास हो जाए, तब ऐसे विलयन को, ऐसे जो घोल है उसको कहेंगे हम विलयन। क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे समझ में आ गया? तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? ऐसे मतलब घोल को विलयन कहते हैं। उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? लगभग 10 के पावर माइनस 8 लगभग मीटर होता है। कितना? 10 के पावर माइनस 8 कितना छोटा होगा, है ना जी? 10 के पावर माइनस 8, ठीक ना। इतने छोटे छोटे होते हैं। अब आता है कोलाइड विलयन। क्या होता है जी? कोलाइड विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें कि अगर हम उसमें लाइट को क्या करें, पास करें, क्या करें, तो कोलाइड के जो कण होते हैं, क्या होते हैं, वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े। और वो लाइट के प्रकाश को क्या करते हैं, फैला देते हैं। क्या करते हैं? फैला देते हैं। इसका एग्जांपल आपको रोशनदान होता है ना, रोशनदान, रोशनदान से जब लाइट आती है, क्या आती है, अभी देखो घरों में आप देखते हो बीच में छोटे छोटे धूल के कण उड़ते रहते हैं। अगर आप उसको देख लोगे तो कभी मुंह नहीं खोलोगे, हर जगह धूल के कण क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो रोशनदान से जब आप देखते हो तो धूल के कण क्या होते हैं, आपको उतना दिखाई देता है, उतना जहाँ तक ठीक है ना। वो कण क्या करते हैं, वो कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? तो उसे हम ऐसे विलयन को कहते हैं कोलाइड विलयन। क्या कहेंगे? वो जो कण मोशन करते हैं ना, इसमें जिग जाए, क्या करते हैं, अरे देखिए वो रोशनदान, रोशनदान से जब प्रकाश आता है उसमें जिग मान जो कण होता है, छोटा छोटा धूल के कण, वो मोशन करता रहता है ना, ऐसे मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। इसको सबसे पहले
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्राउनी। क्या नाम था? तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले बताया था, इसीलिए उसको उन्हीं के नाम पे ब्राउनियन गति के नाम से जाना जाता है। तो कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश की बीम को फैला देते हैं। क्या करते हैं? समझ में आ गया? कोलाइड विलयन समझ में आ गया? फिर आता है निलंबन। क्या होता है जी? निलंबन क्या होता है? इन दोनों जैसा बिहेव करता है। जैसे आप क्या करो, आप ना, सबको पता है आटा, आटा पता है ना, धूल पता है। तो जैसे कि आप क्या करते हो, आप एक गिलास पानी लो या एक जग पानी लो, उसमें आटे को क्या करो? घोल दो। तो थोड़ा सा आटा लेके ऐसे घोल दो, ठीक है। जब शुरू में आप घोलोगे, ठीक ना, तो क्या अगर उसमें यानी उसके कण हर जगह हैं, उसमें ऊपर नीचे सब जगह रहता है ना, तो अगर आप उससे क्या करोगे? लाइट को पास कराओगे, लाइट को लाइट को जब पास कराओगे तो उसके कण कैसा बिहेव करेंगे? लाइट की तरह। किस तरह? लाइट की तरह करेंगे कि नहीं? यानी जब करेंगे तो उसके कण बड़े बड़े हैं और क्या करेंगे? प्रकाश की बीम को फैला देंगे। क्या करेंगे? तो वो किस तरह? लाइट की तरह इस समय बिहेव कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया। लेकिन कुछ देर के बाद अगर मैंने उसको ऐसे रख दिया, क्या कर दिया? रख, तो जो कण थे वो धीरे धीरे ऊपर से क्या करते हैं? नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो नीचे गाढ़ा हो जाता है और ऊपर एकदम कैसा हो जाएगा? विलयन की तरह। एकदम नीचे से ऊपर का लगता है पानी एकदम क्या है? शुद्ध एकदम दिखेगा नीचे। अगर आप कहाँ देखोगे? नाला में, जैसे बरसात का सीजन होता है ना, धान की खेती होती है, तो जहाँ पे आप लोग पैर रखते हो, ठीक, पैर रखोगे ऐसे से, दो बार उसको क्या करो? हिला दो, ठीक है। तो वहां से धूल के कण क्या होते हैं? ऊपर आएंगे तो एकदम क्या होगा? एकदम गंदा हो जाता है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे वो कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं और पानी एकदम साफ होता है कि नहीं? सब ये क्या होता है? निलंबन मतलब नीचे बैठ जाना। निलंबन मतलब कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? तब उस समय क्या वो इस तरह बिहेव करेगा? नहीं। क्या इस तरह बिहेव करेगा? हाँ। ऊपर वाला विलेन की तरह काम करेगा, नीचे वाला कोलाइड की तरह। ठीक है, इतना समझ में आ गया? है? तो मिश्रण को 3 कैटेगरी इसमें बांटा गया है और मुख्य रूप से समांगी होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इसे, क्या विलेन समांगी होता है कि विषमांगी? विलेन के हर जगह कर क्या थे? एक जैसे थे ना, तो इसीलिए क्या होता है? समांगी। कहेगा जो कोलाइड है वो समांगी है कि विषमांगी? इसमें कंप्लीट दोनों की तरह बिहेव करता है। इसमें एक तरह से देखिए, कोलाइड नहीं कह सकते, कोलाइड के कण हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं। जो रोशनदान आती है ना, कहीं ज्यादा कण है कहीं कम है, ठीक है। तो ये विषमांगी तरह बिहेव करता है और ये वाला ये दोनों होता है। कुछ कंडीशन में ये समांगी हो जाएगा, कुछ कंडीशन में विषमांगी। अरे समझ में आ गया? ओके, यस सर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? पदार्थ का वर्गीकरण। ये बस के लिए ऊपर से क्या बताया गया, आपको हल्का बताया, ताकि आपको जब हर एक टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इसके बारे में, मतलब बहुत सारा रिएक्शन होता है इधर ज्यादा, इधर से सब कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ लिए, ठीक ना? सब पढ़ा दिया ना? थक गए? समझ में नहीं आ रहा क्या? आगा समझ में तब थक गए। आ रहा है? थक गए? कितना टाइम हो गया भाई?